बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज का जो एनएमडीकेट मॉडल टेस्ट है, मैं इसकी वीडियो बना रहा हूँ ताकि आप लोगों को ये जो टेस्ट है ये इसमें से मुश्किलात ये सॉल्व हो जाए। पहला क्वेश्चन है, द एक्सेलरेशन ऑफ बॉडी कैन बी फाउंड फ्राम अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ, अंडर डिस्टेंस टाइम ग्राफ, स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो इसमें ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट है, क्योंकि ऑप्शन सी में कह रहा है कि स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो हमारे पास ये वी टी है, ग्राफ है। तो अगर मैंने इसमें स्लोप ड्रा किया तो आपको तो पता है कि स्लोप का फार्मूला है परपेंडिकुलर बाय बेस। तो परपेंडिकुलर इसका वेलोसिटी है और बेस इसका टाइम है और वी बाई टी से आगे एक्सेलरेशन। तो इसमें आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर। अच्छा, दूसरा क्वेश्चन ये है कि द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द बॉडी अलोंग अ स्ट्रेट लाइन इज 7 मीटर पर सेकंड। इट हैज़ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ऑफ 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। द डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी इन 5 सेकंड इज। तो 5 सेकंड में यह मांग रहा है। तो डिस्टेंस का फार्मूला है, शॉर्टकट है a/2 2n-1। तो इनिशियल वेलोसिटी है 7, तो इधर 7 पुट करें और एक्सेलरेशन है 4 और 5 सेकंड में n5 पुट करें। ये n इसमें जो आपको नज़र आ रहा है ये 5th सेकंड है, तो 5 पुट कर दिया तो ये से आ जाएगा 25 मीटर। आप कैलकुलेशन कर लें, इंशाल्लाह आ जाएगा 25 मीटर, ऑप्शन ए। अच्छा, विच ऑफ द फॉलोइंग 4 स्टेटमेंट इज फॉल्स। फॉल्स ढूंढना है। अ बॉडी कैन हैव जीरो वेलोसिटी स्टिल बी एक्सेलरेट, ये सही है। A body can have constant velocity and still be varying speed, ये बात गलत है। तो ये रिक्वायर्ड आंसर है, क्योंकि वेलोसिटी में दो चीज़ें होती हैं, स्पीड एंड डायरेक्शन। वेलोसिटी में दो चीज़ें होती हैं, स्पीड एंड डायरेक्शन। अगर स्पीड भी कांस्टेंट है, डायरेक्शन भी कांस्टेंट है, तो तब वेलोसिटी कांस्टेंट होगी। तो वेलोसिटी कांस्टेंट होने के लिए दोनों शर्त है, स्पीड भी कांस्टेंट, डायरेक्शन भी कांस्टेंट। लेकिन अगर उसने कहा कि वेलोसिटी जो है ये कांस्टेंट है, तो इसका ये मतलब हुआ स्पीड भी कांस्टेंट हुआ, डायरेक्शन दोनों कांस्टेंट हुए। लेकिन उसने कहा कि स्पीड वेरिंग है। जब वेलोसिटी कांस्टेंट हो, स्पीड कैसे वेरिंग हो सकता है? ये बात गलत कही इसने। तो दैट इज़ द रिक्वायर्ड आंसर। अ क्रिकेट बॉल इज थ्रोन अप विद अ स्पीड ऑफ 19.6 मीटर पर सेकेंड। अच्छा, इसमें ये क्रिकेट बॉल इज थ्रोन अप विद अ स्पीड ऑफ 19.6 मीटर पर सेकेंड। द मैक्सिमम हाइट इट कैन रीच। तो हाइट के लिए ये फार्मूला है v²/2g। ये शॉर्टकट आप लोगों ने याद रखना है। तो स्पीड के बने कितना, 19.6 पुट करें और 2g, g 9.8 है, तो ये आ जाएगा 19.6 होल स्क्वायर डिवाइड बाय 19.6। तो ये हो जाएगा 19.6 और ये स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो ये हाइट आ जाएगा 19.6। तो इसमें आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। अच्छा, 78 अ बॉडी इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड विद वेलोसिटी u, फाइंड द ट्रू स्टेटमेंट। अब ट्रू स्टेटमेंट ढूंढना है। बॉडी ऊपर चली गई, ओके, थ्रोन अपवर्ड, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन आर जीरो एट साइड, ये बात गलत है। वेलोसिटी इज मैक्सिमम एंड एक्सेलरेशन इज g डाउनवर्ड, ये बात भी गलत है। वेलोसिटी जीरो, ये बात सही कही। एंड हाईएस्ट पॉइंट द मैक्सिमम हाइट इज रीच इज u²/2g, ये u² इसमें मिसप्रिंटिंग है, ये सही कर लें। ये तो मैंने ऊपर शॉर्टकट भी बताया कि हाइट का फार्मूला है v²/2g। ये शॉर्टकट याद रखना है जब कोई बॉडी ऊपर जाएगी। तो u², ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। अच्छा, अ बॉडी falls from rest in gravitational field of the earth, that is distance travel in the 5th second। तो इसका शॉर्टकट है a/2 2n-1 2n-1। तो ये कह रहे हैं कि 5th सेकंड, तो n की जगह 5 पुट करो, तो g 9.8 है या 10 सपोज करो इसको, और ये 5th सेकंड में n 5 हुआ, तो 2 5 10, 10-1 9, तो 10/2 से आ जाएगा 5 और ये 9, ये आ जाएगा 45 मीटर। ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। अच्छा, 80 है, 2 स्टोन्स ऑफ डिफरेंट मासेस आर ड्रॉप्ड साइमल्टेनियसली फ्रॉम द टॉप ऑफ बिल्डिंग। अच्छा, 2 स्टोन को हमने ड्रॉप किया
simultaneously at the same time from the top of building. अच्छा, तो आप लोग इसमें स्पीड ऑफ फ्री फॉल को देखें बच्चों। स्पीड ऑफ फ्री फॉल हमारे पास है 2gh अंडर द रूट। ओके, तो आपको देखें इसमें आपको मास नज़र आ रहा है? नहीं नज़र आ रहा है। इसकी मतलब है कि स्पीड दोनों का सेम होगा, क्योंकि अगर मास डिफरेंट भी है ना, मास डिफरेंट भी है तो स्पीड ऑफ फ्री फॉल तो मास पे डिपेंड नहीं करता। देखें 2gh यानी h का मतलब है डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट पे डिपेंड करता है स्पीड ऑफ फ्री फॉल। तो इस वजह से बोथ विल रीच साइमल्टेनियसली, बोथ विल रीच द ग्राउंड साइमल्टेनियसली। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 81, कंसिडर the acceleration, velocity and displacement to the tennis ball and it falls to the ground and bounce back। नीचे आ रहा था, बाउंस बैक हुआ। तो बाउंस बैक का ये मतलब है कि डिस्प्लेसमेंट ऊपर है, वेलोसिटी ऊपर है, लेकिन एक्सेलरेशन तो नीचे होगा, हाँ ना। जब वापस चला गया तो डिस्प्लेसमेंट भी ऊपर है, वेलोसिटी भी ऊपर है, लेकिन जी तो डाउनवर्ड होगा। तो इसका ये मतलब है कि वेलोसिटी और एक्सेलरेशन भी अपोजिट है, और ना वेलोसिटी और एक्सेलरेशन भी अपोजिट है, और डिस्प्लेसमेंट और एक्सेलरेशन भी अपोजिट है। तो अपोजिट ऑप्शन डी है, डिस्प्लेसमेंट एंड एक्सेलरेशन। अगर वेलोसिटी और एक्सेलरेशन का ऑप्शन होता तो वो भी हम क्लिक करते, लेकिन डिस्प्लेसमेंट और एक्सेलरेशन जो है वो आपस में अपोजिट है। अच्छा, द पाथ ऑफ द पार्टिकल अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ फिक्स फोर्स। फिक्स फोर्स का मतलब है कांस्टेंट फोर्स। तो फोर्स वेक्टर है, वेक्टर में क्या क्या होता है? मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन होता है। तो अगर फोर्स कांस्टेंट है तो मैग्नीट्यूड भी कांस्टेंट होगा, डायरेक्शन भी कांस्टेंट होगा। तो अगर डायरेक्शन कांस्टेंट है तो इसका मतलब है स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन का मतलब है लीनियर मोशन है। अच्छा 83, द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द पार्टिकल इज प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ टाइम। अच्छा, क्वेश्चन में जो गिवन होगा उसी को एज इट इज़ लिख ली। डिस्टेंस ट्रेवल इज प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ टाइम। तो ये कह रहा है कि डिस्टेंस और स्क्वायर ऑफ टाइम आपस में प्रोपोर्शनल है। तो जिस तरह उसने क्वेश्चन में कहा उस तरह मैंने लिख लिए कि डिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ टाइम। अब प्रोपोर्शनल साइन को वो रिमूव करे तो कांस्टेंट लगाए। अच्छा, क्वेश्चन में कह रहा है कि डिस्टेंस और टाइम स्क्वायर ऑफ टाइम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो मैंने प्रोपोर्शनल साइन को हटाया तो कांस्टेंट लगाया के। अच्छा, ये टी स्क्वायर को डिवाइड करें तो आ जाएगा s बाई टी स्क्वायर इज इक्वल टू के, और s का यूनिट है मीटर और टाइम का सेकंड, तो यह आ जाएगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सेलरेशन का यूनिट है, तो इसका मतलब है कि जो कांस्टेंट के था वो एक्सेलरेशन के बराबर है। तो अगर कांस्टेंट के एक्सेलरेशन के बराबर है, इसका मतलब है कि एक्सेलरेशन इज़ कांस्टेंट, क्योंकि एक्सेलरेशन कांस्टेंट के बराबर आ गया। तो इसका मतलब है कि एक्सेलरेशन इज़ यूनिफॉर्म, एक्सेलरेशन इज़ कांस्टेंट। ओके, दूसरी बात, क्वेश्चन नंबर 84, टू बॉडीज ऑफ मास m1 and m2 आर ड्रॉप फ्रॉम द हाइट h1 and h2 रिस्पेक्टिवली, द रेशो ऑफ द टाइम टेकन बाय देम टू रीच द ग्राउंड इज। तो स्पीड ऑफ फ्री फॉल हमारे पास बराबर है 2gh अंडर द रूट, ये हमारे पास है स्पीड ऑफ फ्री फॉल। ओके, और स्पीड का फार्मूला है डिस्टेंस बाय टाइम, तो मैंने लिखा h बाई टी, 2gh अंडर द रूट। ओके, अंडर रूट को हटाने के लिए हम स्क्वायर लेंगे, तो यह आ जाएगा h स्क्वायर डिवाइड बाई टी स्क्वायर इज इक्वल टू 2gh। अंडर रूट हट गया स्क्वायरिंग से, तो स्क्वायर और h कैंसिल हुआ, तो ये हुआ h डिवाइड बाई टी स्क्वायर इज इक्वल टू 2g। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें, टी स्क्वायर को उधर 2g को इधर शिफ्ट करें, तो ये आ जाएगा, इधर लिख लेता हूँ, ये आ जाएगा टी स्क्वायर इज इक्वल टू h बाई 2g। स्क्वायर को हटाने के लिए क्या लें? अंडर रूट, यह आ जाएगा 2gh। तो आप देखें टाइम और h जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इसका मतलब है कि अगर टाइम t1 बाई t2 होगा तो हाइट होगा h1 बाई h2। ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर, मतलब टाइम का रेशो ऑप्शन सी इंशाल्लाह आ जाएगा। ये अब 2 स्टेप और आगे खुद करें। अच्छा, तो पार्टिकल स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट हैज़ वेलोसिटी इंक्रीजिंग विद टाइम एज v इक्वल टू के टी। तो ये जो v इक्वल टू के टी गिवन है ना, इसमें की इशारा गिवन है, इसमें की इशारा गिवन है कि आप लोग मालूम करें कि ये के है क्या चीज़। तो पहले इस के को मालूम करो, तो ये टी को डिवाइड करो, तो यह आ जाएगा v बाई टी इज इक्वल टू के। तो ये v बाई 2 तो एक्सेलरेशन है, तो हमें पता चल गया कि ये के असल में एक्सेलरेशन है, इधर से पता चल गया कि के एक्सेलरेशन है। अब हमारे पास सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन है हाफ ए टी स्क्वायर, ये है। तब बताओ ये एक्सेलरेशन क्या है? के है, और टाइम कितना है? 3 सेकंड, टाइम है 3 सेकंड, तो इधर 3 स्क्वायर पुट करो, तो यह आ जाएगा 9 बाई 2 के। ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। अच्छा,
Question number 2. The range of the projectile launched at an angle of 15 degree to the horizontal is 1.5 degree. अच्छा 15 डिग्री पर 1.5 किलोमीटर सॉरी, ये 15 डिग्री पर रेंज गिवन है और 45 डिग्री पर रेंज मांग रहा है। तो याद रखिए बच्चों, रेंज का शॉर्टकट है आर मैक्सिमम इंटू साइन टू थीटा। ये शॉर्टकट है किसका? रेंज का। अगर आप इसमें थीटा 45 पुट करें वैसे मालूम करने के लिए, तो ये बताएं, इधर 45 पुट करें तो 45 टू ज़ा यह आ जाएगा 90 और यह आ जाएगा साइन 91, तो रेंज आ जाएगा मैक्सिमम। तो 45 पर रेंज आ जाएगा मैक्सिमम। अगर आप इस शॉर्टकट में थीटा 15 डिग्री पुट करें, ये मैक्सिमम रेंज आ रहा है और ये साइन टू थीटा, इसमें थीटा क्या पुट करें? 15 डिग्री। थीटा 15 डिग्री पुट करें तो ये आ जाएगा साइन 2 मल्टीप्लाई 15 ये आ जाएगा 30, और हमें पता है कि साइन 30 बराबर है 1/2 के। साइन 30 बराबर है 1/2 के। तो अगर आप देखें 45 पे रेंज आया RM और 15 डिग्री पे आया हाफ RM, तो इसका मतलब है कि 45 पर RM आ गया, 15 डिग्री पर हाफ RM आ गया। तो इसका मतलब 15 डिग्री वाला रेंज हाफ होता है और 45 वाला रेंज डबल होता है 15 डिग्री का। तो अगर 15 डिग्री पर रेंज है 1.5 किलोमीटर, तो 45 पर उसका रेंज डबल होगा, तो इसका मतलब है कि 1.5 का डबल जो है ये 3.0 किलोमीटर है। अच्छा 86 तो आपके बुक का शॉर्ट क्वेश्चन है कि 76 डिग्री पर रेंज हमेशा क्या होगा? मैक्सिमम होगा, और टेंज इनवर्स 1/4 से आ जाएगा 76 डिग्री, तो इसमें आ जाएगा ऑप्शन सी। इंशाल्लाह ये क्लियर होगा सबको। अगर क्लियर नहीं है तो इधर से सॉल्व कर सकते हैं। रेंज और हाइट को इक्वल लें और रेंज का फार्मूला है 2 साइन थीटा कॉस थीटा और शुरू में है VI² डिवाइड बाई जी, और हाइट का फार्मूला है VI² साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई 2g। तो ये इसमें ये साइन जो है साइन थीटा के साथ कैंसिल, VI के साथ कैंसिल, जी के साथ कैंसिल, तो ये इधर साइन थीटा बचे, इधर कॉस थीटा बचा, तो ये डिवाइड कर दो, 2 मल्टीप्लाई करो तो आ जाएगा कॉस डिवाइड कर दो तो आ जाएगा टेंजेंट थीटा, और टेंजेंट इधर आएगा तो ये आ जाएगा टेंजेंट इनवर्स 4 और ये आ जाएगा 76 डिग्री आ जाएगा। ये आप खुद कैलकुलेट करें आराम से, मैंने एक इशारा दे दिया जल्दी से। अच्छा ये था क्वेश्चन नंबर 87। अब इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 88। A bird is moving towards east and covered 20 meter displacement in 2 seconds and then 5 meter displacement towards west। अच्छा ये याद रखिए, एवरेज वेलोसिटी का फार्मूला है टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टोटल टाइम। ये तो सबको पता होगा इंशाल्लाह, लेकिन ये बात याद रखिए कि डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है, तो ये वेक्टर्स की तरह ऐड होगा, ये स्केलर की तरह ऐड नहीं होगा। तो अगर आप देखें वो 20 मीटर डिस्प्लेसमेंट ये टुवर्ड्स ईस्ट है और ये जो 5 मीटर डिस्प्लेसमेंट ये टुवर्ड्स वेस्ट है, तो अपोजिट है। ये ईस्ट की तरफ है और ये वेस्ट की तरफ है, तो ये दोनों अपोजिट है और अपोजिट में वेक्टर सब्ट्रैक्ट होते हैं, तो 20 - 5 यह आ जाएगा 15, और T1 हमारे पास है 2 सेकेंड और T2 हमारे पास है 3 सेकेंड, तो यह आ जाएगा 2 + 3 यह आ जाएगा 5 सेकेंड, तो यह आ जाएगा 3 मीटर पर सेकेंड इज़ द एवरेज वेलोसिटी। ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर। अच्छा द वेलोसिटी एट द समिट पॉइंट ड्यूरिंग द प्रोजेक्टाइल मोशन इज़ मिनिमम। वेलोसिटी आ जाएगा मिनिमम, क्योंकि VF का फार्मूला है VFX + VFY, और समिट पॉइंट पर, किस पॉइंट पर? समिट पॉइंट पर वर्टिकल वेलोसिटी 0 होती है, तो सिर्फ क्या बचा? VFX बचा, तो मिनिमम इसका आंसर है। अच्छा रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल एट 30 डिग्री मांग रहा है, तो याद रखिए बच्चों, रेंज और हाइट का जो शॉर्टकट है वो है R टेंजेंट थीटा डिवाइड बाई 4। ये शॉर्टकट है बिटवीन द हाइट एंड रेंज। तो 4 को इधर शिफ्ट करें, 4 को इधर शिफ्ट करें और थीटा की जगह पुट कर दें, थीटा की जगह पुट कर दें 30 डिग्री, थीटा की जगह 30 डिग्री, तो आ जाएगा 4h और टेंजेंट 30 बराबर है 1/√3। टेंजेंट 30 बराबर है 1/√3, तो √3 भी उधर शिफ्ट करें। जब आप √3 उधर शिफ्ट करेंगे तो यह आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए।
द चेंज इन वेलोसिटी बिटवीन द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन एंड द समिट पॉइंट। अच्छा, प्रोजेक्शन पॉइंट पर वेलोसिटी वी आई है और समिट पॉइंट पर वेलोसिटी है वी एफ एक्स, और वी एफ एक्स बराबर है वी आई का सीटा। तो वो मांग रहा है चेंज इन वेलोसिटी। क्या मांग रहा है? चेंज इन वेलोसिटी। चेंज का मतलब होता है फाइनल माइनस इनिशियल। तो यह जगह वी का सीटा माइनस वी, तो यह जगह ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर। फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल समिट पर ये है और प्रोजेक्शन पर ये है, तो इसको इससे माइनस करो, यह जगह चेंज इन वेलोसिटी। अच्छा, kinetic energy at point of projection is 4 times to the kinetic energy at summit point. The angle of projection is, तो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन का ये जो फार्मूला है वो हमारे पास ये है ई एस इज इक्वल टू ई पी कॉस स्क्वायर थीटा। ये शॉर्टकट आप लोगों ने याद रखना है। अब वो कह रहे हैं कि जो प्रोजेक्शन वाली काइनेटिक एनर्जी वो 4 टाइम है। कौन सी? प्रोजेक्शन वाली। तो इस तरह करो कि प्रोजेक्शन वाली काइनेटिक एनर्जी की जगह पुट कर दो 4E। तो ये बताओ ई कैंसिल हुआ, 4 को डिवाइड करो, यह जगह 1/4 इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा। स्क्वायर को हटाने के लिए अंडर रूट लो, किया जाएगा 1/2 इज इक्वल टू कॉस थीटा। काज इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा? इन्वर्स हो जाएगा। और ये बताओ काज 1 और इन्वर्स 1/2 इज 60 डिग्री। यह जगह ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर। अच्छा, और ये भी मेरे ख्याल में शॉर्ट क्वेश्चन में या न्यूमेरिकल में है हमारे कोर्स के। इफ़ द रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल इज़ हाफ ऑफ द मैक्सिमम रेंज, द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन इज़, तो ये तो मैंने अभी भी बता दिया 45 का रेंज, 45 का रेंज और 15 डिग्री का रेंज का ना। तो 45 पर रेंज मैक्सिमम होता है और 15 डिग्री पर उस मैक्सिमम का हाफ होता है। तो वो कह रहे हाफ ऑफ द रेंज मांग रहा है, तो हाफ ऑफ द रेंज तो 15 डिग्री पर होता है। हाँ, हाफ ऑफ रेंज 15 डिग्री पर होता है, तो इसमें ये 15 डिग्री वाला ऑप्शन करेक्ट। ये 150 नहीं है, चाहिए मिस्टेक से लिखा हुआ है, ये 00 नहीं, ये डिग्री है असल में। 15 डिग्री, 30 डिग्री, 75 डिग्री और बोथ एंड सी। तो इसमें बोथ एंड सी करेक्ट ऑप्शन है, क्योंकि जो रेंज 15 डिग्री पर होगा वही 75 डिग्री पर होगा, क्योंकि आपको पता है कि कम्प्लीमेंट्री एंगल्स पर रेंज क्या होता है? सेम होता है। तो 15 डिग्री का और 75 डिग्री का रेंज क्या होगा? सेम होगा। तो इसमें का बोथ एंड सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। अच्छा, 94, when the mass of the colliding body is much larger than the body at rest, the velocity of the smaller object की velocity मांग रहा है। तो ये हमने कोलिजन के केसेस में पढ़ा था, velocity will be double, velocity will be double। अच्छा, ये कोलिजन के वो केस देख लें, 3 केसेस हैं। अच्छा, ये वो कोलिजन के केस 3 केसेस हैं, उसमें से हमने पढ़ा हुआ है। अच्छा, if the time taken by the projectile from the point of summit to the point of impact is 5 seconds, then the highest height attained, height मांग रहा है। अच्छा, इसमें गौर करने वाली बात यह है ना कि हाइट का तो शॉर्टकट हमारे पास है GT² डिवाइड बाई 8। ये शॉर्टकट है हाइट और टाइम ऑफ फ्लाइट का, GT² बाई 8। लेकिन इसमें एक ट्रिक गिवन है। ये कह रहे फ्रॉम द पॉइंट ऑफ समिट टू द पॉइंट ऑफ इम्पैक्ट, समिट से इम्पैक्ट तक। तो यहाँ पर ये समिट से इम्पैक्ट तक है ना, तो समिट से इम्पैक्ट तक ये 5 सेकंड गिवन है। तो जब ये 5 सेकंड तो ये आधा टाइम है, तो पूरा टाइम तो 10 सेकंड होगा, हाँ ना, क्योंकि जितना टाइम में ये ऊपर जाएगा उतने टाइम में ये नीचे भी आएगा। तो ऊपर जाने का टाइम भी 5 सेकंड, नीचे जाने का तो टोटल टाइम हुआ 10 सेकंड। तो इधर हम 10 सेकंड पुट करेंगे, तो जी कितना है 10, और टाइम ऑफ फ्लाइट टोटल जो है वो 10 है, तो 100 हो जाएगा डिवाइड बाई 8। तो इससे आ जाएगा 125 मीटर। ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर। अच्छा, हॉरिजॉन्टल लाइन इन डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ रिप्रेजेंट। तो ये हमारे पास डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है, तो ये हॉरिजॉन्टल लाइन है। तो ये डिस्प्लेसमेंट में चेंज नहीं आ रहा, इसका मतलब ये बॉडी रेस्ट में है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट कवर नहीं हो रहा। डिस्प्लेसमेंट कवर नहीं हो रहा तो इसका मतलब ये रेस्ट ग्राफ है। A body is projected upward, its acceleration is the highest point। एक्सेलरेशन हमेशा डाउनवर्ड होगा और कांस्टेंट होगा। अच्छा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, ये न्यूटन थर्ड लॉ है, क्योंकि ये फेडरल बोर्ड में न्यूटन थर्ड लॉ से ये प्रूफ हुआ है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम न्यूटन थर्ड लॉ से ये प्रूफ्ड है। अच्छा, 99, a particle of mass m at rest decays into two masses, 2/3m and 1/3m with non-zero velocities
द रेशियो ऑफ द de Broglie wavelength विल बी। अच्छा याद रखिए, जब एक मास है, एक छोटा मास है 1/3m और एक बड़ा मास है 2/3m, एक मास छोटा है दूसरा मास बड़ा है, तो जो छोटा मास है उसकी वेलोसिटी ज़्यादा होगी और जो बड़ा मास है उसकी वेलोसिटी कम होगी, लेकिन मोमेंटम दोनों का सेम होगा। यानी जो बड़ा मास है उसकी वेलोसिटी कम होगी और जो छोटा मास है उसकी वेलोसिटी ज़्यादा होगी, लेकिन मोमेंटम दोनों का सेम होगा। और आपको तो पता है कि de Broglie wavelength बराबर है h/p, तो प्लैंक्स कांस्टेंट तो वैसे कांस्टेंट है, प्लैंक्स कांस्टेंट तो वैसे कांस्टेंट है। और अगर दोनों का मोमेंटम भी सेम हुआ तो प्लैंक्स कांस्टेंट भी कांस्टेंट है, मोमेंटम भी कांस्टेंट है, इसका मतलब है वेवलेंथ भी सेम होगा। तो ये हुआ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। मोमेंटम क्यों सेम है? क्योंकि जब एक्सप्लोजन हुआ इस मास का, तो एक मास को 1/3 यानी छोटा, एक हुआ 2/3 यानी बड़ा। तो बड़े का मास ज़्यादा है तो वेलोसिटी कम होगी और छोटे का मास कम है तो वेलोसिटी कम होगी। तो इसकी वेलोसिटी ज़्यादा, इसकी वेलोसिटी कम, लेकिन इसका मास ज़्यादा है वेलोसिटी कम, इसका मास कम है वेलोसिटी ज़्यादा, लेकिन मोमेंटम दोनों का सेम होगा। मोमेंटम दोनों का सेम होगा तो मोमेंटम भी सेम है तो वेवलेंथ भी सेम होगा, 1:1। पाउंड सेकंड, पाउंड सेकंड का मतलब है फोर्स इंटू टाइम, तो फोर्स इंटू टाइम लीनियर मोमेंटम है। अच्छा, मोशन ऑफ रॉकेट इज़ न्यूटन थर्ड लॉ जो है ये मोशन है। टू ऑब्जेक्ट्स ऑफ डिफरेंट मास फॉलिंग फ्रीली फ्रॉम द सेम हाइट अबव द अर्थ सरफेस दे विल एक्सपीरियंस। अच्छा ये याद रखिए, जब भी फ्री फॉलिंग होगी, क्या होगी? फ्री फॉलिंग, तो एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगा। एक्सेलरेशन क्या होगा? कांस्टेंट होगा। और टोटल एनर्जी भी कांस्टेंट होगी। बस ये दोनों बातें ज़हन में रखनी है। फ्री फॉल में दो चीज़ें कांस्टेंट होती है, एक्सेलरेशन और टोटल मैकेनिकल एनर्जी। तो इसमें एक चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम कांस्टेंट होगा, यानी एक्सेलरेशन। चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम का क्या मतलब है? एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगा। अच्छा, a body 10 kg moves with constant speed of 2 मीटर पर सेकेंड डाउन इन एयर, देन रेजिस्टेंस इज। तो ये देखिए वो कह रहे हैं कि कांस्टेंट स्पीड, तो कांस्टेंट स्पीड का क्या मतलब है? कांस्टेंट स्पीड का ये मतलब है कि नेट फोर्स ज़ीरो हुआ, और नेट फोर्स तब ज़ीरो आएगा जब ये नेट फोर्स जब ज़ीरो होगा। नेट फोर्स कब ज़ीरो होगा? जब स्पीड कांस्टेंट होगा। न्यूटन फर्स्ट लॉ है, जब स्पीड कांस्टेंट होगा तो नेट फोर्स क्या होगा? ज़ीरो होगा। और कितने फोर्स हैं इस बॉडी पर? एक वेट है और दूसरा ई रेजिस्टेंस है। तो वेट माइनस ई रेजिस्टेंस इज इक्वल टू ज़ीरो। माइनस क्यों लगाया? क्योंकि अपोजिट है। हाँ, तो ये ए रेजिस्टेंस उधर जाकर क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। तो जितना वेट होगा उतना ए रेजिस्टेंस होगा। तो वेट mg के बराबर है, तो आ जाएगा F इज इक्वल टू mg, और m है 10 और g है 10, तो ये आ जाएगा 100 न्यूटन। ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर। यह आ जाएगा 100 न्यूटन विच इज़ द करेक्ट आंसर। ओके, when the kinetic energy will be transferred from one particle to another particle by 100%। अच्छा, kinetic energy ट्रांसफ़र होगा बाय 100%। इसके लिए ये शॉर्टकट याद रखें, 4n डिवाइड बाय n+1, ये शॉर्टकट है फॉर द kinetic energy ट्रांसफ़र। अगर मास सेम मैं लूँ तो n1 पुट करो, इधर n1 पुट करो, तो यह आ जाएगा 4 × 1, 1 + 1, यह आ जाएगा 2 होल स्क्वायर, ऊपर से 4 नीचे से 4, यह आ जाएगा 1। 100% काइनेटिक एनर्जी तब ट्रांसफ़र होगी जब दोनों मास सेम होंगी। तो m1 और इज इक्वल टू m2, जब दोनों सेम होंगी तो n की जगह मैंने 1 पुट कर दिया, क्योंकि दोनों मास सेम है। सेम होंगी तो 1 पुट करेंगे, या एक डबल होगा तो इधर 2 पुट करेंगे, या एक ट्रिपल होगा तो इधर 3 पुट करेंगे। तो इधर से 1 आंसर आए, 1 का मतलब है 100% काइनेटिक एनर्जी ट्रांसफ़र। अच्छा, 105 में कह रहा है कि द स्पीड इज़ प्रोपोर्शनल टू टाइम, कह रहा है कि स्पीड इज़ प्रोपोर्शनल टू टाइम। तो अच्छा, ये कह रहे हैं कि स्पीड और टाइम आपस में प्रोपोर्शनल है, तो एक्सेलरेशन मांग रहा है, तो प्रोपोर्शनल साइन को हटाने के लिए कांस्टेंट लगाएं और t को डिवाइड करें तो आ जाएगा v/t इज इक्वल टू k, और v/2 तो एक्सेलरेशन है, और एक्सेलरेशन बराबर हुआ k के, और k क्या है? k कांस्टेंट है, तो इसका मतलब एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट, ऑप्शन बी। अच्छा, अ प्रोजेक्टाइल इज 3 सेकेंड टाइम ऑफ फ्लाइट, द वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन एट 30 डिग्री। 30 डिग्री का शॉर्टकट है बच्चों v इज इक्वल टू gt। ये मैंने सारे शॉर्टकट क्लास में बताए हुए। ये 30 डिग्री का शॉर्टकट है, v इज इक्वल टू gt। प्रोजेक्टाइल में 30 डिग्री का शॉर्टकट है। अच्छा, g10 है और टाइम ऑफ फ्लाइट है 3 सेकेंड, तो आ जाएगा 30 मीटर पर सेकेंड। ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर। अच्छा, अ 4 किलोग्राम मूव्स विद 2 मीटर पर सेकेंड विद अ वॉल
इलास्टिकली का मतलब है कि जिस स्पीड के साथ गया उस स्पीड के साथ वापस आया। द चेंज मोमेंटम ऑफ द वॉल, इस वॉल पर गौर करें। अच्छा, ये हमारे पास एक वॉल है, तो हमारे पास एक बॉल है। बॉल गया, हिट किया दीवार को, कितनी स्पीड से जा रहा है? 2 मीटर पर सेकंड से। और इलास्टिकली का मतलब है कि 2 मीटर पर सेकंड से वापस भी आ रहा है। जिस स्पीड के साथ गया उस स्पीड के साथ वापस आया। इधर याद रखने वाली बात यह है कि ये दोनों तो अपोजिट है। ये इनिशियल वेलोसिटी है 2 मीटर पर सेकंड और ये फाइनल वेलोसिटी है 2 मीटर पर सेकंड। तो दोनों वेलोसिटीज अपोजिट है, तो एक ना एक तो नेगेटिव होगा। तो क्वेश्चन ये है कि कौन सा नेगेटिव होगा। तो इसका आंसर ये है कि आप लोगों ने देखना है कि किसका मोमेंटम चेंज मांग रहा है। वॉल का मांग रहा है, तो वॉल तो फोर्स इस तरह लगाएगा, रिएक्शन फोर्स। तो अगर वॉल इस तरह लगाएगा फोर्स, तो इस फोर्स के डायरेक्शन में जो वेलोसिटी होगी वो पॉजिटिव होगी और फोर्स के अगेंस्ट जो होगी वो नेगेटिव होगी। तो अगर आप देखें ये फाइनल वेलोसिटी फोर्स के डायरेक्शन में है तो ये पॉजिटिव होगी, और ये जो इनिशियल वेलोसिटी है ये फोर्स के अगेंस्ट है तो ये नेगेटिव होगी। तो इनिशियल वेलोसिटी विल बी नेगेटिव, फाइनल वेलोसिटी विल बी पॉजिटिव। अब क्या मांग रहा है? चेंज मोमेंटम। तो चेंज मोमेंटम बराबर है फाइनल माइनस इनिशियल, और ये बराबर है MVF माइनस MVI। तो मास कितना है? 4 किलोग्राम, और फाइनल कितना है? 2, और मास है 4 किलोग्राम और इनिशियल वेलोसिटी है -2। तो ये आ जाएगा माइनस माइनस प्लस आ जाएगा, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये आ जाएगा +16 न्यूटन सेकंड आ जाएगा, +16 न्यूटन। अगर बल का चेंज मोमेंटम मांगेगा तो फिर -16 न्यूटन सेकंड आएगा। द स्लोप ऑफ डिस्टेंस टाइम, टाइम इधर मिसिंग है, टाइम साथ में लिख लें बच्चों। टाइम ग्राफ इंक्रीजेस। तो ये बताएं, ये हमारे पास है डिस्टेंस टाइम, इसमें ये स्लोप है। तो स्लोप का क्या फार्मूला है? स्लोप का फार्मूला है परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर बाय बेस। तो अगर आप इसमें देखें, परपेंडिकुलर साइड डिस्प्लेसमेंट है और बेस वाला साइड टाइम है, और d/t से क्या गया? वेलोसिटी। तो स्लोप इज इक्वल टू वेलोसिटी। इसका मतलब है कि अगर स्लोप इंक्रीज हुआ तो वेलोसिटी इंक्रीज, ऑप्शन है। अच्छा, इफ a body thrown upward with velocity with a speed of 9.8 मीटर पर सेकेंड and its average speed is। अच्छा, ये जब किसी बॉडी को ऊपर फेंकते ना, ये ऊपर जाएगा वापस आएगा, तो इसका जो एवरेज स्पीड का शॉर्टकट है वो है v/2। आंखें बंद करके ये शॉर्टकट यूज़ करें। जब भी हम किसी बॉडी को ऊपर फेंकते हैं तो ये एवरेज स्पीड का शॉर्टकट है v/2। अच्छा, एवरेज वेलोसिटी तो 0 होगी, उसका उस पे ना सोचें, ये एवरेज स्पीड होगा v/2। तो वेलोसिटी कितनी गिवन है? 9.8। तो इधर पुट करें 9.8 डिवाइड बाई 2, तो ये आ जाएगा 4.9। ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर। तो ये वाला शॉर्टकट तब यूज़ करना है जब कोई बड़ी ऊपर फेंके हम। विच वन इज़ द यूनिट ऑफ स्पीड? तो इसमें ऑप्शन सी इज़ द यूनिट ऑफ स्पीड, क्योंकि ऑप्शन सी में है वाट पर न्यूटन। तो वाट बराबर है जूल पर सेकेंड, वाट बराबर है जूल पर सेकेंड, और जूल बराबर है न्यूटन मीटर। तो न्यूटन न्यूटन कैंसिल हुआ, तो आ जाएगा मीटर पर सेकेंड, विच इज़ द यूनिट ऑफ स्पीड। ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। द रेशो ऑफ काइनेटिक एनर्जी टू द पोटेंशियल एनर्जी एट द समिट पॉइंट। तो काइनेटिक और पोटेंशियल का रेशो मांग रहा है, तो ये काइनेटिक और पोटेंशियल हमारे पास है। तो काइनेटिक का फार्मूला है ½ mv² का स्क्वायर थीटा, और पोटेंशियल हमारे पास है mgh। तो m और m कैंसिल हुआ। अच्छा, ये h का क्या फार्मूला है? हाइट का। ये हाइट का फार्मूला है, हाइट का फार्मूला है vi² साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई 2g। तो g कैंसिल हुआ, 2 कैंसिल हुआ, vi कैंसिल हुआ, तो cos बाई साइन कोटेंजेंट स्क्वायर थीटा, cos बाई साइन कोटेंजेंट स्क्वायर थीटा। उम्मीद है समझ आ गया होगा। 2 ऑब्जेक्ट डिफरेंट मासेस फॉलिंग फ्रीली फ्रॉम द सेम हाइट। ये तो रिपीट हुआ है। जब भी फ्री फॉल का नाम सुन ले समझ ले एक्सेलरेशन क्या है? कांस्टेंट है, और एक्सेलरेशन है ऑप्शन बी। ऑप्शन बी कह रहा है एक्सेलरेशन जो है ये कांस्टेंट होगा, इसमें आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 113, अ बॉडी इज फॉलिंग फ्रीली एट द इट्स रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी जो है इसका मतलब एक्सेलरेशन, तो वो होगा रिमेन्स अनचेंज्ड। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी रिमेन्स अनचेंज्ड, मतलब कांस्टेंट होगा। एक्सेलरेशन की बात कर रहा है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी एक्सेलरेशन को कहते हैं।
अगर सिर्फ वेलोसिटी मांगता तो फिर इंक्रीज़, लेकिन वो मांग रहा है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी का मतलब एक्सेलरेशन, तो फ्री फॉल में एक्सेलरेशन कांस्टेंट होता है। अच्छा, अ बॉडी ऑफ मास m 2 किलोग्राम मूव्स विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन ऑफ 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम का मतलब है फोर्स, क्योंकि फोर्स बराबर है डेल्टा पी बाय डेल्टा टी। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम का मतलब है फोर्स मांग रहा है, और जब फोर्स मांग रहा है तो फोर्स का फार्मूला है एम ए, तो एम कितना है 2 किलोग्राम, और एक्सेलरेशन कितना है 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो यह आ जाएगा 40 न्यूटन आ जाएगा। तो ये सेकंड इसके साथ गलत लिखा हुआ है, ये काट दें, ये में स्प्रेडिंग हुआ है, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। द कोलिजन बिटवीन द टू प्रोटॉन इज इलास्टिक व्हेन अ बॉडी इज मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी द इम्पल्स इज जीरो। क्यों? क्योंकि इम्पल्स तो चेंज मोमेंटम को कहते हैं। जब भी मोमेंटम में चेंज आएगा इन अ शॉर्टर टाइम, उसको हम मोमेंटम कहेंगे। जब मोमेंटम में चेंज आएगा इन अ शॉर्टर टाइम, तो उसको हम इम्पल्स कहेंगे। यानी मोमेंटम में चेंज का मतलब वेलोसिटी चेंज। इधर तो वेलोसिटी कांस्टेंट है, जब वेलोसिटी कांस्टेंट होगा तो इसका मतलब है कि वेलोसिटी में चेंज नहीं आएगा तो मोमेंटम में चेंज नहीं आएगा, मोमेंटम में चेंज नहीं आएगा, इम्पल्स जीरो। द एरिया अंडर एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ, द एरिया अंडर एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। अच्छा, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ है, मिसाल के तौर पर ये हमारे पास AT ग्राफ है, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। तो ये मेरे पास एक ग्राफ है, इसके नीचे एरिया मैंने मालूम करना है, क्योंकि वो एरिया मांग रहा है क्वेश्चन में। तो ये एरिया जब बना तो ये रेक्टेंगल बना, और रेक्टेंगल का एरिया का फार्मूला है लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ। तो ये लेंथ है इसका टाइम, और ये विड्थ इसका है एक्सेलरेशन, और ये जो AT है, ये जो एक्सेलरेशन है, ये डेल्टा V बाई डेल्टा T है। तो TT कैंसिल हुआ, यह गया चेंज इन वेलोसिटी। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। A neutron with velocity v collides a stationary alpha particle. अल्फा पार्टिकल का मास 4 टाइम्स ज़्यादा है न्यूट्रॉन से। न्यूट्रॉन का मास 1 है, तो अल्फा का 4 टाइम है। अच्छा, द वेलोसिटी ऑफ द न्यूट्रॉन इज, तो ये वो कोलिजन की बड़ा सा फार्मूला है, m1 माइनस m2 इंटू v1 डिवाइड बाई m1 प्लस m2 प्लस 2m2 v2 डिवाइड बाई m1 प्लस m2। अब वो कह रहे कि अल्फा पार्टिकल स्टेशनरी है ना, तो अल्फा पार्टिकल की वेलोसिटी ज़ीरो हो गई, क्योंकि वो स्टेशनरी है। जब वो स्टेशनरी है तो v2 ज़ीरो हो गई, तो ये पूरा टर्म ज़ीरो हुआ, तो बच गई ये पहला वाला टर्म। तो ये बताओ न्यूट्रॉन की वेलोसिटी क्या है? न्यूट्रॉन की वेलोसिटी ना, न्यूट्रॉन का मास m और अल्फा का मास है 4m इंटू v, और न्यूट्रॉन का मास है m और अल्फा का मास है 4m। तो ऊपर से क्या आ जाएगा -3m, नीचे से आएगा 5m, तो mm कैंसिल आ जाएगा -3/5v, ऑप्शन ए। ये वो बड़ा सा फार्मूला है, कोलिजन में आप लोगों ने पढ़ा होगा। अच्छा, 5 न्यूटन फोर्स एक्ट्स ऑन अ बॉडी फॉर 5 सेकंड, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम का मतलब फोर्स ही मांग रहा है, तो फोर्स तो गिवन है, तो वही करेक्ट आंसर है, हाँ ना। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम किसको कहते हैं? रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम फोर्स को कहते हैं ना। तो इस क्वेश्चन में ट्रिक ये है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम मांग रहा है, मतलब फोर्स मांग रहा है, और फोर्स ऑलरेडी गिवन है 5 न्यूटन, तो 5 न्यूटन इज द करेक्ट आंसर। व्हेन टू बॉडी स्टिक टुगेदर, जब स्टिक टुगेदर हो गए तो ये इन इलास्टिक कोलिजन हुआ। इफ द वेलोसिटी ऑफ बॉडी ज़ीरो, इट्स स्पीड, जब वेलोसिटी ज़ीरो होगा तो इसका स्पीड जो है ये मे आर मे नॉट ज़ीरो होगा, मे आर मे नॉट ज़ीरो होगा, ये क्लियर होगा इंशाल्लाह सबको। When a projectile is at highest point, its trajectory, the direction of velocity and acceleration is perpendicular to one another. क्योंकि अगर ये हाईएस्ट पॉइंट पर होंगे तो इसकी वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल है और एक्सेलरेशन डाउनवर्ड है, तो दोनों का आपस में 90 एंगल है, परपेंडिकुलर टू वन अनदर। और इसमें वो पहले क्वेश्चंस मुझसे रह गए थे, वो मेरे पास प्रिंट नहीं थे, तो मैंने हाथों पर लिख ली। तो ये अब देख लें, हो सकता है ये राइटिंग समझ आ जाए आपको। A train of length 150 meter is going towards north. ट्रेन जा रहे हैं नॉर्थ की तरफ with a speed of 10 मीटर पर सेकेंड, नॉर्थ की तरफ स्पीड है 10 मीटर पर सेकेंड। A parrot flies at a speed of 5 मीटर पर सेकेंड towards south. अच्छा, ट्रेन जा रहे हैं नॉर्थ और ये पैरट जा रहे हैं साउथ, मतलब अपोजिट है।
द टाइम टेकन टू द पैरेट, तो टाइम का क्या फार्मूला है? टाइम का फार्मूला है S/V। तो ट्रेन का लेंथ है 150, ट्रेन का लेंथ है 150। और ये बताओ, ये जो 10 मीटर पर सेकेंड है टुवर्ड्स नॉर्थ और ये जो 5 मीटर पर सेकेंड है साउथ, ये दोनों अपोजिट स्पीड है। और हमने तो पढ़ा था रिलेटिव स्पीड अपोजिट में ऐड होगा, तो 10 + 5 15, तो ये आ जाएगा 10 मीटर 10 सेकेंड। ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर, ऑप्शन डी। 2 projectiles are fired from the same point with the same speed at an angle of 60 डिग्री एंड 30 डिग्री। अब बताएं 60 डिग्री और 30 डिग्री कम्प्लीमेंट्री एंगल है, तो अगर 60 डिग्री और 30 डिग्री कम्प्लीमेंट्री एंगल है तो इनका रेंज सेम होगा, तो ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर। A certain force gives a 2 kilogram object at an acceleration of 0.5 meter per second square. What is the acceleration with the same force? Force same है। अच्छा, तो पहले मास और एक्सेलरेशन से फोर्स मालूम करो, वही फोर्स इधर भी पुट करो। 10 किलोग्राम का फोर्स, तो पहले मास और पहले एक्सेलरेशन से क्या मालूम करो? फोर्स। तो F = ma। तो पहला मास कितना है? 2 किलोग्राम और एक्सेलरेशन कितना है? 0.5, तो ऐसे जाएगा 1 न्यूटन। 1 न्यूटन फोर्स आ जाएगा, तो पहला वाला फोर्स है 1 न्यूटन। अब दूसरे केस में कह रहे हैं कि फोर्स वही है, फोर्स सेम है। अच्छा, तो एक्सेलरेशन मालूम करो 10 kg का, 10 kg का एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन का क्या फार्मूला है? एक्सेलरेशन का फार्मूला है F/m। तो फोर्स तो वही है 1 न्यूटन और एक्सेलरेशन मास है 10 kg, तो यह आ जाएगा 1/10 0.1। ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन, 0.1। इंशाल्लाह क्लियर हो गई। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ 1 डायमेंशनल मोशन? तो इसमें है ट्रेन जब जा रहा है स्ट्रेट लाइन में, तो ये 1 डायमेंशनल मोशन है। The correct statement of the following is, correct statement ढूंढना है। A body having 0 velocity will not have 0 acceleration। बिल्कुल ये बात सही है, ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। अगर वेलोसिटी 0 भी है, यानी अर्थ सरफेस पर कोई बॉडी पड़ी है, वेलोसिटी 0 है, रेस्ट में एक बॉडी है तो वेलोसिटी 0 है, लेकिन उसका एक्सेलरेशन फिर भी होगा 9.8। तो इसका मतलब अगर वेलोसिटी 0 है तो ज़रूरी नहीं है कि एक्सेलरेशन 0 हो, क्योंकि एक्सेलरेशन पोजीशन पर डिपेंड करता है, पोजीशन पर। तो सरफेस ऑफ द अर्थ पर अगर कोई बॉडी रेस्ट में है तो इसका वेलोसिटी तो 0 होगा, लेकिन एक्सेलरेशन होगा। अच्छा, ये 74 तो मेरे ख्याल में हो चुका है, तो ये मैंने गलती से दोबारा लिख ली। उम्मीद है इंशाल्लाह आज का डिस्कशन क्लियर होगा। फिर भी अगर कोई क्वेश्चन होगा तो आप लोग कमेंट्स कर लें, मैं वो क्वेश्चन दोबारा इंशाल्लाह एक्सप्लेन कर लूँगा। बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह हाफिज़, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।